फिर पोटेंशियल। आप नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या हेडिंग देना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, अभी तो करा था ये। वो किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी था, सिर्फ पोटेंशियल है। ठीक है। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये इसको वी से डिनोट करते हैं। अब बात ये है कि जब पोटेंशियल एनर्जी से काम हो ही रहा था, इसकी क्या ये जरूरत? नया टर्म क्यों निकाला गया फिर? बच्चों को परेशान करने के लिए, उनका सिलेबस बढ़ाने के लिए, क्यों एक नया चीज थोपा गया उन पे? पूछता है भारत, बताइए, पूछते हैं स्टूडेंट्स। व्हाई ए न्यू टर्म अगेन एंड अगेन? ये अन्याय क्यों? देखो, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कूलम्ब फोर्स, कूलम्बियन फोर्स। उसमें दो चार्जेस होते थे, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होता था, फोर्स की वैल्यू होती थी K Q1 Q2/r²। हम्म। तो बढ़िया ही था, ये भी उतना खराब तो था नहीं। अब इसके बाद सबने एक नया टर्म लेके आ गए, मतलब सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम्म। इसके बाद क्या टर्म लेके आ गए? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बोले ये F/Q0 होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम्म। तो ये बताओ, यहाँ पे नया टर्म लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? यहाँ पे क्यों लेके आए थे नया टर्म? फोर्स से काम हो ही रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लेके आए थे यहाँ पे? सर क्योंकि फोर्स जो है वो दो को दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज का बताता है। हम्म। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा था कि वो तो दो दो चार्ज पे उसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है, किसी एक हम्म। का प्रॉपर्टी तो है नहीं। लेकिन हमें किसी एक चार्ज का प्रॉपर्टी समझना है, उसका बिहेवियर समझना है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो सिर्फ एक ही चार्ज का प्रॉपर्टी हो। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको पर यूनिट फोर्स को पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दिया था, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक ही चार्ज पे डिपेंड करता था, और इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे चीज किए। इसके बेसिस पे जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे जो है, वो डाइपोल हमने निकाल क्या देंगे। क्या नहीं किया, मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। उसके फ्लक्स। बाद फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आए, वहां से फ्लक्स हुआ, गॉस लॉ हुआ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में फिर हम लोगों ने अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कि इनफाइनाइट लाइन वायर के लिए क्या होगा, सिलिंड्रिकल चार्ज के लिए क्या होगा, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। प्लेन शीट ऑफ चार्ज तक का निकाल लिया कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें कितना कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहेवियर को समझने में हेल्प मिला। मिला कि नहीं मिला? यस सर। फायदा हुआ? यस सर। हुआ। अब ये हुआ। सब कुछ हो गया, तो एक नया टर्म लेके आ गए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लेके आ गए नया टर्म? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बताओ, जब सब कुछ हम लोगों ने कर ही लिया था, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा नया टर्म लेके आने का जरूरत क्यों पड़ा? वो इसलिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। हाँ। और इससे पहले जो हम लोगों ने किया था, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सब वेक्टर था। अब ये बताओ, किससे डील करना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है, वेक्टर से या स्केलर से? स्केलर से। कन्वीनियंट होता है स्केलर से डील करना, है ना? यस सर। बिकॉज वो वेक्टर वाला तो बड़ा टेढ़ा होता है, वो डायरेक्शन, उसको कंपोनेंट लो, I J K, कैसे कैसे क्या क्या करो, ठीक है। हम्म। यार बेचारा सिंपल सीधा साधा है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि यार ये फोर्स और फील्ड के भरोसे नहीं रहना है, हमें जो है आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि दो चार सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गया था K Q1 Q2/r।
अब पोटेंशियल एनर्जी में एक फ्लॉ ये है कि ये फिर से दो दो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? दो दो चार्ज पे। दो दो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो वही वाला प्रॉब्लम हो गया वो कोलंबियन फोर्स वाला, कि ये किसी एक चार्ज का प्रॉपर्टी स्केलर क्वांटिटी तो है, अच्छी बात है। ये इसका जो है वो विशेषता है, खासियत है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, अच्छी बात है। लेकिन ये दो दो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक चार्ज का प्रॉपर्टी तो है नहीं। यस हमने सर। कहा कि एक और नया टर्म ले आते हैं जो स्केलर भी हो और किसी एक टर्म पे ही डिपेंड करे, एक ही चार्ज पे डिपेंड करे, दो दो चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं हो। तो एक ही चार्ज पे डिपेंड करे तो हमें क्या होगा कि उस चार्ज को समझने में हेल्प मिलेगा, और ये स्केलर क्वांटिटी भी होगा, तो उससे हम लोग बहुत कुछ और नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम्म। आई बात समझ में? यस सर। तो इसलिए हम लोग नया टर्म क्या लेके आए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इसका हम्म। बेसिक डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ये इसका बेसिक डेफिनेशन मतलब जहां से डिफाइन किया गया इसको, कि कैसे डिफाइन किया गया, तो ये होता है डेल्टा वी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे डिफाइन किया था ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स यस सर। में क्या होता था, उसमें दो टर्म होते थे, के Q1 Q2 वाले होते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक टर्म से डिवाइड कर देते थे। तो हम्म। सिमिलरली यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वाला चीज है, उसी को हमने पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को हमने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये डेल्टा भी आ गया सेम उसी तरीके से। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना? यस सर। क्या लिखेंगे? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यही हो गया डेल्टा वी इज डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। आई बात समझ में? जी सर। जैसे मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पे क्यू, और ये है फिक्स्ड। क्या है? ये फिक्स्ड है। हम्म। और एक टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। अब हमें ये कैपिटल क्यू की प्रॉपर्टी जो है वो समझनी है, वो भी स्केलर टर्म्स में। तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आए, क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। हाँ, टेस्ट चार्ज का हमें प्रॉपर्टी नहीं समझना है, टेस्ट चार्ज बस लेके आए हैं, बिकॉज सिंगल चार्ज जो है एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, सिंगल चार्ज तो अपने आप पे ना तो फोर्स लगाएगा ना कुछ करेगा, तो हम लोग को तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आए। ये टेस्ट चार्ज को हमने मूव कराया ए से बी पे। कहाँ ले गए? ए से बी पे, सच दैट ये इनका इनिशियल सेपरेशन है मान लो RI, और फाइनल सेपरेशन हो गया RF। तो अभी अभी आपने देखा कि इस केस में जो डेल्टा यू होता है वो तो हम लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला डिफाइन किया। हम्म। डेल्टा यू कितना होता था? K Q नॉट बाय 1 बाई RF माइनस 1 बाई आर इनिशियल। RI। तो अगर मैं डेल्टा V लिखना होगा तो मैं क्या कर दूंगा? डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? KQ 1 बाई RF माइनस 1 बाई RI। यही फॉर्मूला हो गया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। पहला दूसरा वो पोटेंशियल एनर्जी वाला था। देखो क्या ये बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है, सिर्फ एक यहाँ पे सिंगल चार्ज है, दूसरा वाला चार्ज मिसिंग है, राइट? सर के क्यू नॉट कहाँ गया? वो डेल्टा यू में क्यू नॉट से डिवाइड कर दिए ना, ये तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना अच्छा क्यू। ओके 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 ओके।
ये ऊपर में यहाँ पे डेल्टा यू है, डेल्टा यू बाई क्यू नॉट है, तो ये क्यू नॉट कट जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो देखो एक ही चार्ज रह गया ना यहाँ पे। जी सर। और जैसे डेल्टा यू होता था कि डेल्टा यू जो है वो देखा था हम लोगों ने, आया था उसके बाद हम लोगों ने बोल देखा था कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें रेफरेंस का जरूरत पड़ता है, राइट। हम्म। तो सिमिलरली टू राइट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, टू राइट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, we need to select some रेफरेंस। and one is free to select any reference। ठीक है, कोई जो है वो कुछ भी रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता है। वन इज फ्री टू सेलेक्ट एनी रेफरेंस, लेकिन जनरली रेफरेंस किसको लिया जाता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेपरेशन इज सेलेक्टेड एज रेफरेंस। और इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली जीरो माना जाता है। जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at infinity is assumed to be generally electric potential at infinity is assumed to be zero। जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि at ri इक्वल टू इंफिनिटी जो vi है वो जीरो एज्यूम करते हैं। ठीक है, यस सर। यहाँ पे डेल्टा वी का मतलब वही वी एफ माइनस वी आई, ये तो मतलब क्लियर है ना, डेल्टा वी को वी एफ माइनस वी आई लिखेंगे। हाँ, तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन 3 जो है वहां पे, जैसे मान लो, अच्छा देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किसी चार्ज की वजह से लिखते थे एट एनी पॉइंट, है ना, कि मान लो जैसे ये यस। क्यू चार्ज है तो आप बोलते थे कि अच्छा भाई ये ड्यू टू दिस चार्ज क्यू आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट। तो वैसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी चार्ज की वजह से लिखते हैं एनी पॉइंट। जैसे मान लो ये पॉइंट है लेटर से पी जो कि क्यू से आर डिस्टेंस पे है, तो आपको कोई बोले कि अच्छा भाई ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि भाई हम इंफिनिटी को रेफरेंस मानेंगे, तो हम इंफिनिटी से जो है वो टेस्ट चार्ज को लाएंगे, क्या करेंगे, इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाएंगे और यहां पे रखेंगे। ठीक है, और इंफिनिटी या टेस्ट चार्ज नहीं भी लाए, आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि भाई इंफिनिटी से आ रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल को हम लोग जीरो माने इंफिनिटी पे, और यहाँ पे फाइनल सेपरेशन कितना हो गया, आर एफ इज इक्वल टू आर, और फाइनल पोटेंशियल जो है वो है मान लो वी। इसको आप बैठा दो इक्वेशन 3 में, ऊपर जो इक्वेशन 3 है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा वी एफ के जगह पे वी और माइनस वी आई के जगह पे जीरो इज इक्वल टू के क्यू 1/RF की जगह आर और आर आई की जगह इंफिनिटी। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v का वैल्यू कितना हो आर गया, माइनस वन। के क्यू बाई आर आ गया। यस सर।
तो आप यही याद रखते थे ना फॉर्मूला में, लेकिन आपने यहाँ पे क्या सीखा कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन, distance is infinity, initial distance. वैलिड ओनली व्हेन infinite separation is selected as reference. Infinite separation is selected as reference and potential at infinite separation assumed zero. ठीक है, Yes sir. तो ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब इनफाइनाइट सेपरेशन को रेफरेंस माने और इनफाइनाइट सेपरेशन पोटेंशियल जीरो माने, हम्म तभी लगा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि टेक क्यू विथ साइन, चार्ज को क्या करना है, साइन के साथ लेना है। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। ठीक है। जी सर। हम्म उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या किया था कि पॉइंट चार्ज होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। यस सर। सेम काम यहीं पे भी, यहाँ पे भी रिपीट होता है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन। येलो वाली चीज दिखाना। हम्म यही तो। हाँ। पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला हम लोगों ने देख लिया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सब जगह यही फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है जब तक कि अलग से कुछ मेंशन ना हो। आपको कुछ अगर बोल दिया कि अलग से कि नहीं क्वेश्चन में कि हमारा रेफरेंस यही है, इसके हिसाब से आपको काम करना है, तो जब तक मेंशन नहीं है तब तक हम लोग इन्फिनिटी को ही रेफरेंस मानते हैं और यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं के क्यू बाई आर। ठीक है, यस सर। चेंज करें। हाँ। तो अगर मान लो पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, अभी अभी देखा हम लोगों ने, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर। निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव हो जाएगा। सर ये हमने ये मान लिया ना कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। हाँ मान लिया, मतलब जनरली ये सब जगह यही माना जाता है। अगर क्वेश्चन में अलग से बोल दिया कि कुछ और मानना है आपको तो ही और मानना है, अदरवाइज इन्फिनिटी पे ही हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं और यही वाला फॉर्मूला सब जगह यूज करते हैं के क्यू बाई आर वाली। ओके सर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी जब तक कुछ अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं है तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन्फिनिटी को रेफरेंस माना जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर वाली फॉर्मूला हम लोग सब जगह लगा सकते हैं। हम्म ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में अगर बिल्कुल बोल दिया कि नहीं ये रेफरेंस है तो ही आपको फिर उसके हिसाब से काम करना है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, कैलकुलेशन में तो नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल भले ही पूछ सकता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, एक हो गया। दूसरा, दूसरा ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का पता है, चुनमुन। सर अभी से हमने डायपोल भी कराया था रिसेंटली। डाइपोल है, मान लो डाइपोल में आपने देखा था कि एक होता है एक नेगेटिव चार्ज, ये पे होता है। इक्वल पॉजिटिव चार्ज, बीच में होता है सेंटर, और तो ये पॉइंट है, पॉइंट पी है, या पॉइंट मान लो ए है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, और ये होता था डाइपोल मोमेंट। यस सर।
along the axis नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये एंगल है थीटा। तो ये जो पॉइंट ए है वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और ये पी वेक्टर के साथ ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होती है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कितना होता है? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। हाँ, तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, फाइंड पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होगा? कॉस 90 हो जाएगा ना वो तो। जीरो। हम्म, कितना हो जाएगा? जीरो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जीरो हो जाएगा। ये लिख लीजिए। सर ये कॉस थीटा हमने उसको कंपोनेंट लेके माना है क्या? हम्म, कॉस थीटा थीटा का कंपोनेंट लिया है क्या? नहीं, थीटा ये वाला लेना है, थीटा ये एंगल लेना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। नहीं, ऊपर फॉर्मूला में पी कॉस थीटा। तो दोनों अलग अलग चीज है। पी अलग है, मतलब पी का सिर्फ वैल्यू डालना है। ये पी कॉस थीटा पी का कंपोनेंट है ना? हाँ, वैसे तो है। ओके। हेलो। हाँ, हो गया। यस सर। ओके, तो ये याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जी सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल? के जीरो। जीरो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया आपका सिंगल चार्ज हो गया, डाइपोल हो गया, और क्या क्या पढ़े थे वहां पे? मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस में एक रिंग था ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। सर रिंग नहीं था कुछ। रिंग का नहीं पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा हुआ है रिंग का। हाँ हाँ, तो पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, जो जो फील्ड पढ़े थे उसका उसका पोटेंशियल ही पढ़ेंगे। शायद कराना होगा भी सर को, कराया नहीं होगा। अच्छा, तो ये एक चार्ज रिंग है, तो इस पे चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू। अच्छा, ये सर ने एज अ न्यूमेरिकल करा रखा है, कॉन्सेप्ट नहीं करा रखा। अच्छा, तो इसके सेंटर से
ये मान लो रिंग का रेडियस है ए, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, लेट अस से कुछ भी नाम दे दो पी। हम्म पी पे पोटेंशियल आपको बताना है क्या होगा। तो देखो, चार जो है वो रिंग पे है, और रिंग के किसी भी पॉइंट को पी से जोड़ दें, हर एक पॉइंट को इनफैक्ट अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा, बर्थडे कैप बन जाएगा। यस सर। क्या बन जाएगा ये? कौन? हाँ, कोन बन जाएगा, बर्थडे कैप, है ना। हम्म तो ये जो पॉइंट पी है, इसका तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम ही होगा, स्लैंट लेंथ ऑफ द कोन के इक्वल। इसका हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू स्लैंट लेंथ ऑफ द कोन, सेम ही होगा। हम्म कितना होगा वो डिस्टेंस? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी वही आ जाएगा, के क्यू बाई, इधर आर होता था ना, के क्यू बाई आर। हम्म आर का मतलब हो गया चार्ज से डिस्टेंस, तो हर एक चार्ज से तो डिस्टेंस सेम ही है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा। चार्ज रिंग। ठीक है। यस सर। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड इवन व्हेन चार्ज ऑन रिंग इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा ना, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। वैलिड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, था। एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद है? ऑन रिंग कि इज ऐसा कुछ था, क्यू यूनिफॉर्म के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। टू द पावर हाँ, ये 3/2। बेकार सा था ये कुछ। ये जो था, दिस वाज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म रिंग्स। लेकिन पोटेंशियल जो है, ये इवन नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड हो जाता है। क्यों? सर क्योंकि 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 पता नहीं। क्योंकि पता नहीं। देखो, अगर मान लो आप जैसे अलग अलग छोटा छोटा रिंग लोगे ना यहाँ पे, हम्म सॉरी छोटा छोटा चार्ज, तो मान लो एक चार्ज आपने यहाँ पे लिया है, छोटा सा डीक्यू। तो डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यस सर। और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे उतना ही बड़ा सेगमेंट कट करो तो उस पर भी चार्ज होगा डीक्यू, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। जी सर। अब देखो, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, आपने सेम सेम लेंथ कट किया इधर भी, तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इतना बड़ा लेंथ पे जितना चार्ज इधर होगा डीक्यू, उतना ही चार्ज इधर भी होगा। हम्म अच्छा, बट अगर चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है तो ये डीक्यू और ये डीक्यू सेम होना जरूरी नहीं है। नहीं है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे कम डेंसिटी हो, यहाँ पे ज्यादा चार्ज, ज्यादा डेंसिटी हो, तो यहाँ पे ये चार्ज ज्यादा हो सकता है, राइट। हम्म अब अगर ये चार्ज डिफरेंट होगा तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट्स विल नॉट गेट कैंसल्ड। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल नहीं होंगे, जो रिजल्ट लोगों ने निकाला वो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला वो दोनों सेम डी के लिए निकालते थे कि ये दोनों वैल्यू सेम होता है, डीक्यू डीक्यू सेम होता है, उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल हो जाते हैं और हॉरिजेंटल वाला जो है वो डबल हो जाता है ऐड होके। उसके लिए वो था ये चीज। ठीक है। यस सर।
बट अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, लेट अस से चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल, अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा, ठीक है, तो मान लो कि ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। हम्म तो मान लिया मैंने चार्ज ले लिया यहाँ पे, ये DQ1 ले लिया, यहाँ पे चार्ज क्या ले लिया, DQ2 ले लिया, G2। अलग अलग ले लिया। यस सर। अब ये बताओ यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, K dq/r। हम्म K dq, वो डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखो जो भी चार्ज चार्ज कहीं पे भी लेंगे डिस्टेंस तो वही है, यस सर। बस ये फर्क है ना कि हाँ भाई ये DQ विल नॉट बी सेम, राइट। जी बट सर। बट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर एडिशन तो करना नहीं है यहाँ पे। हम्म तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो, ये दोनों टर्म तो सब में आएंगे और सब में ये चार्ज अलग अलग आएगा, DQ1 DQ2 DQ3 ऐसे करके आएगा ना, अलग अलग चार्ज। यस सर। तो कॉमन क्या हो जाएगा सब में, के और ये डिस्टेंस। तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में सबका चार्ज बच जाएगा DQ1 DQ2 DQ3 ऐसे करके। तो ये सारे चार्जेस को अगर हम जोड़ देंगे, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये तो टोटल चार्ज आ जाएगा। यस सर। तो ये पोटेंशियल जो है वो कितना आ गया, K/दिस डिस्टेंस और इनटू यहाँ पे आ गया, ये सबका ऐड हो गया टोटल चार्ज, राइट। हम्म तो देखो पोटेंशियल वाला रिजल्ट तो स्टिल वैलिड हो गया बिकॉज वो तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन करना है वहां पे। यस सर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में ऐसा नहीं था, लाइक यहाँ पे ये दोनों टर्म अलग अलग आने से देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स विल नॉट गेट कैंसल, यहाँ पे आपको वेक्टर एडिशन करना है, आपको स्केलर एडिशन नहीं करना है, राइट। सो देयरफॉर ये जो रिजल्ट लिखा है हमने पोटेंशियल के लिए, दिस इज वैलिड इवन व्हेन द चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिजल्ट लिखा है दैट इज वैलिड ओनली व्हेन द रिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब चार्ज ऑन द रिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग में सिर्फ चार्ज रिंग लिखा है, यूनिफॉर्म नहीं लिखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जब हेडिंग दिया था वहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिखा था। लिखा था। आई बात समझ में। जी सर। तो ये जो है आपका क्या क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, डाइपोल हो गया, रिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्क का आपसे नहीं पूछा जाएगा, और डिस्क का नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो है ना, और क्या क्या पढ़ा है आपने, कुछ याद है आपको। सर यही है एक, और इसके बाद रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। यस सर। देखो दो दो और रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वैसे तो वो आते हैं वही रिलेशन के बेसिस पे, जो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल है ना उसके बेसिस पे, ठीक है। बट वो रिजल्ट्स हम यहीं पे आपको लिखवा देते हैं, और फिर जब अगले क्लास में जब वो रिलेशन वगैरह वाला चीज बताएंगे तो फिर वहां पे वो एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कि जस्ट रिकॉल करवा देंगे। तो आप, और दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आप ये रिजल्ट लिख लो। रिंग का हो गया था तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप, V ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये पढ़ा होगा आपने। नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्फेरिकल शेल आपको याद है, शेल किसको बोले थे। अंदर से हॉलो होता है। हाँ, नेग्लिजिबल थिकनेस, अंदर पूरा एकदम खाली, थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल, और हाँ। चार्ज जो है वो सिर्फ सरफेस पे है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। यस सर। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, हम्म। पढ़ा था ना आपने। जी सर। और वो रिलेशन में आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो अंदर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। समझ गए, अंदर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा,
कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। अब बात यह है कि सर कांस्टेंट होगा तो उसका वैल्यू कितने के इक्वल होगा फिर? वैल्यू भी तो होता होगा। यस सर। उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। कितना होगा? जितना सरफेस पे होगा। अब सरफेस पे सर कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पे होगा के क्यू बाई, ये डिस्टेंस है अगर मान लो आर, तो के क्यू बाई आर, या ए कह लो। कैपिटल आर में ना कंफ्यूजन, स्मॉल आर कैपिटल आर में कंफ्यूजन आ जाता है, तो मैं ए लिख देता हूँ, के क्यू बाई ए। ओके सर। अच्छा, ए हो गया। ये अंदर में ये पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, हम्म। ये कांस्टेंट रहना है अंदर के सारे पॉइंट्स पे, और सरफेस पे इतना ही रहेगा पोटेंशियल। और बाहर में क्या होगा? तो देखो आपने पढ़ा था शेल थ्योरम, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आपने ये देखा था ना कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो पूरा चार्ज है, दे बिहेव एज इफ द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। एंटर। यस अब सर। हाँ, अगर आप सारे चार्जेस को हटा करके अगर आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके रख दो, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए वैसे ही बिहेव करता है। तो हम्म। अगर आप बाहर में कोई पॉइंट ले रहे हो, लेट अस से बाहर में कोई पॉइंट है यहाँ पे, लेट अस से डी, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है आर, तो आप यहाँ पे पढ़ते थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखना है ना, तो पूरा चार्ज को कॉन्सेंट्रेट करके ना सेंटर पे रख दो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसे ही आउटसाइड पॉइंट के लिए वैसे ही ये बिहेव करेगा। पूरे चार्ज को ना कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे सेंटर पे रख दो, ये पॉइंट चार्ज बन गया। तो पॉइंट चार्ज बन गया तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के के क्यू क्यू बाई। बाय आर। अच्छा, इनसाइड पॉइंट के लिए ये हो गया आर लेस देन ए, और इक्वल टू सरफेस के लिए भी तो उतना ही आता है, तो आप इक्वल टू ए भी डाल सकते हो यहाँ पे। और आर लेस में। हाँ, आर लेस देन ए। हाँ आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस, आर मतलब कहाँ से? सेंटर से डिस्टेंस। तो अगर आप अंदर में हो तो आर की वैल्यू तो लेस देन ए ही होगी ना। ओ ए, हाँ ओके ए सर। जो है वो स्फेयर का रेडियस है। तो हम्म। अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए जो सेंटर से ये डिस्टेंस आर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? ए से छोटा होगा। क्या होगा? और आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे आप? फोर। आर इज ग्रेटर देन ए। तो उसके लिए जो पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर। तो पॉइंट चार्ज जैसा ही हो गया ना, के क्यू बाई आर। यस सर। ये याद रखना आसान है। हाँ सर, तो सेम रिजल्ट आ रहे हैं लास्ट चैप्टर में जो पढ़े थे। वैसे ही है ना, वहां पे के क्यू बाई आर, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, यहाँ पे जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। हम्म। तो वैल्यू इतना ही है जितना सरफेस पे। और सर ये नेक्स्ट, कांस्टेंट क्यों था, एक बार फिर बताना। ये एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में, बिकॉज एक आप अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे रिलेशन। तो रिलेशन आप पढ़ोगे ना, वहां पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बेसिकली ये जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है पोटेंशियल का। आप अगले क्लास में रिलेशन पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है। हम्म। तो ये बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेशन, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। यस सर। तो अगर ये v की वैल्यू कांस्टेंट होगी तभी तो उसका डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ओके या ओके। फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब ये v को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। यस सर। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने होता है, इसीलिए अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सर ये वाला जो माइनस डीवी बाई डी आर है, ये तो पढ़ा दिया। हाँ, मैं अगले क्लास में बढ़िया से पढ़ा दूंगा, इस पे क्वेश्चंस भी और करवाऊंगा। ओके सर। अच्छा, ये साथ में जो है ना वो ग्रेविटेशन का भी लिखते जाओ। और एक काम और करना है आपको कि ये पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए ना, तो आपका तो ग्रेविटेशन भी आई थिंक पूरा अच्छे से हुआ है 11th में, या छूटा हुआ है कुछ? खैर, सर ठीक ठाक ही हो रखा है। हाँ फिर भी आप क्या करना कि एक बार आप जो है ना टाइम निकाल करके थोड़ा ग्रेविटेशन एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके ये सर। लेकिन ये पोटेंशियल वाला पार्ट हो जाने के बाद, बिकॉज
और क्या है आपका कि ग्रेविटेशन में भी तो सब कुछ वैसे ही होता है। जैसे देखो आपका, अगर मान लो मास रहेगा, यूनिफॉर्म मास स्फेरिकल शेल, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड पॉइंट पे? Km/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो जी रहेगा, एम जी एम। ये डिस्टेंस है ए, और अंदर में जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा जीरो, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हो जाएगा कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज्यादा सामान नहीं है ना, एक बार जी एम। ये के क्यू बाई ए की जगह हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए। हम्म। ग्रेविटेशन में सब जगह माइनस साइन चलता है फ्री में, ग्रेविटेशन में सब जगह। फ्री में माइनस साइन लगता है। हाँ, पता है क्यों? अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव होता है, देखो यहाँ पे, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब जगह चार्ज को साइन के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे भी चार्ज अगर निगेटिव रहेगा तो माइनस साइन तो आ ही जाएगा, यस सर। अलग नहीं है। जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो अगर निगेटिव आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ जाएगा, हम्म। तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए, और बाहर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -Gm/r। आज ही आज में खत्म कर रहे करके। ठीक है, यस सर। तो सब कुछ एक जैसा है। हम्म। नेक्स्ट है वी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम। नहीं छोटे हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल होता है। पोटेंशियल का। हाँ, फील्ड का तो थोड़ा ही मुश्किल होता था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता था ना, यस सर। जैसे बैठ बैठ भी लेके आना तो हाथ में या उसको के क्यू आर बाई ए क्यू भी लिखते थे, लेकिन पोटेंशियल वाला जो है वो और भी मुश्किल होता है। सर डरा क्यों रहे हो? आज ही जैसे तो इसका रेडियस है ए, आप खुद ही देख लो, और टोटल चार्ज जो है ये मान लो है क्यू, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है, चार्ज रो पर यूनिट वॉल्यूम, इज रो। हाँ ये मान लो है रो कूलम पर मीटर क्यूब। जो अभी वो सब ऑनलाइन तो ऐसी वैसी देख लेती है ना। और आपका एक ऐसी बच्चे वाले पीछे इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, अच्छा आउटसाइड पॉइंट पे तो सेम ही होगा, जो मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए तो क्या होगा, सारे चार्ज को कंसंट्रेट करके सेंटर पे रख देंगे, यस सर। तो आउटसाइड के लिए कोई लफड़ा नहीं है। इनसाइड पॉइंट का देखो, इनसाइड ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इनसाइड ही था गंदा सा। मैं इनको यही बोल हाँ रही हूँ। हाँ, बड़ी चांस अगर पर इनको तो मान लो कि ये इनसाइड में अंदर में कोई पॉइंट है, लेट अस से पी, जिसका सेंटर से डिस्टेंस है आर, तो आर इज लेस देन ए, तो जो पोटेंशियल होगा वी इनसाइड ये होता है रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 6 कहाँ से आ गया? ये लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन होता है, मतलब ये ऐसे नहीं कि बहुत लंबा डेरिवेशन होता है, जो आपको नहीं करना रहेगा, इंजीनियरिंग वालों को तो मैं करवाता ही हूँ। और ये रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा वहां पे याद करो, एक सेकंड मैं इधर थोड़ा सा रफ में लिख रहा हूँ, तो वहां पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता था यस सर। ई का वैल्यू, और इसी को ना हम लोग ऐसे लिखते थे, मतलब के क्यू आर बाई ए क्यू। आर क्यूब आर। हाँ। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट जो है वही के क्यू बाई ए क्यू है, यस सर। क्या तो इसका मतलब रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? KQ/2 AQ। हाँ स्प्लिट के ही हाँ, बोल रही हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
वहाँ पे जैसे मान लो बिल अच्छा वगैरह नहीं लगेगी, मान लो जैसे कि मैंने कहा आपके पति में कोई पत्नी थी तो स्प्लिट ले लेंगे, कहीं और जगह जाएंगे मान लो अपने घर में तो स्प्लिट अच्छे लगते हैं, स्प्लिट में भी सही लगेगा। ठीक है यस सर। है ना डरावना सा। हो जाएगा यार। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही रिजल्ट होगा। वहां पे क्या रिजल्ट होगा, -gm/2 बाय टू ए क्यूब। अच्छा ग्रेविटेशन में तो एप्सिलॉन नॉट वगैरह नहीं होता है ना, तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ना वो ये हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग ग्रेविटेशन में टोटल मास के टर्म्स में ये वाले फॉर्म में याद रखते हैं बस। -gm/2a³ 3a² - r²। सर ये तो देखा हुआ है ग्रेविटेशन में। आगे अपना ध्यान लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, फिर तो एक ही सेम ही चीज तो है फिर तो, हम्म है ना। हम्म और बाहर का तो आसान है, मतलब बाहर वाला जो है वो तो कूल है ना। सेंटर। थोड़ा कपड़ा संभाल लो हाँ, इसके नीचे। बाहर के लिए तो आसान है ना। यस सर। बाहर के लिए तो पूरे चार्ज को कंसंट्रेट कर देंगे सेंटर पे। तो सर ये हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो पहले ही वाला की तरह आ गया। हाँ, बाहर वाला तो वैसे ही हो जाएगा। एट द सरफेस भी ऐसा रहेगा कि Q/A। हाँ इसमें अच्छा, सरफेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये बाहर वाला या अंदर वाला। अंदर सरफेस वाला। के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंदर वाला या क्यों, बाहर वाला क्यों नहीं। सॉरी बाहर वाला KQ/A हो जाएगा ना। तो अंदर वाला क्यों नहीं। शुरुआत में हो गया, सर बस ये आगे ध्यान कितना रखो यार, वियर्ड सा आगे बार है। वापस आ रहे हैं ऐसे। थोड़ा सा अपने सरफेस फोटो करोगे वेट से है तो उससे क्या हुआ, वो भी लगा सकते हैं, बोथ विल गिव सेम आंसर, यू कैन चेक। जाना तो शुरुआत में माफी मांगने की हिम्मत है। अंदर वाला फॉर्मूला भी और बाहर वाला फॉर्मूला भी, दोनों में आर का वैल्यू यही रखेंगे, दे विल गेट सेम आंसर। क्या लिखेंगे R का वैल्यू। या तो उससे हिम्मत से सरफेस के लिए आर का वैल्यू कितना होगा, ए। तो यहाँ पे बैठा दो ए, देखो तो ये हो सेम आ रहा है कि नहीं। जाएगा। ओ हाँ आ गया आ गया। आ गया ना। हाँ KQ/A आ गया। हाँ, और सेंटर पे कितना आएगा, है वही सेंटर बात पे, आदमी सोचता नहीं। सेंटर पे इसमें जीरो आएगा क्या। का इसके सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे जीरो आएगा क्या पोटेंशियल। तो आना चाहिए। हाँ 0 आना चाहिए कि R तो है ही नहीं। देखो तो, तो डिस्टेंस नहीं है ना। आर की जगह जीरो रख दो। ये क्या आ गया। तो ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक सेकंड, इनसाइड नहीं है, सेंटर लिखना था मुझे, सेंटर कर लीजिए। ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। इस पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। एक बार आदमी को ठोकर लगती है, अकल आती है। सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे याद रखोगे, VC इज 3/2 VS, ऐसे याद रहेगा। VC is 3/2 VS। यस, VC इज 3/2 VS। फिर ये इनसाइड वाले पॉइंट में ही वैल्यू डालकर तो बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं फिर तो। हाँ लेकिन वो सेंटर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इनसाइड वाले में तो हाँ वो तो किसी भी पॉइंट का निकल जाएगा, इनसाइड वाला रिजल्ट डाल के। तो इसमें एक ग्राफ होता है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं V वर्सेस R का, इनसाइड पे R इज यहाँ पे R=A, तो सेंटर पे ज्यादा था, सेंटर से सरफेस पे आने में कम हुआ है, राइट। यस सर।
सेंटर पे ज्यादा था, सेंटर पे था 3/2 VS, और यहाँ पे सरफेस पे तो VS हो गया, के क्यू बाई और बाहर आएंगे तो और भी कम होगा। कम हो जाएगा। तो बाहर में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आ रहा है, यस सर। अंदर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, घट रहा है, बट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब दोनों सेम, ये नहीं है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये अंदर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं था, वो कुछ और टर्म था वहां पे, है ना। हम्म। तो ये ग्राफ इस टाइप का होता है, याद रहेगा, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है चुनमुन। यस सर। और स्फेरिकल शेल के लिए कैसा हो जाएगा ग्राफ? स्फेरिकल शेल के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा? उसमें तो अंदर और सरफेस पे ए सेम था, इनवर्स। अंदर और सरफेस पे तो सेम ही था, आर इज इक्वल अंदर टू। में तो कांस्टेंट था KQ/A, बाहर कांस्टेंट कम हो है। जाता है। हाँ, तो ये तो कांस्टेंट था KQ/A, बाहर में ऐसा कम होता जाएगा। जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ,